नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शुभ यात्रा। क्या आपकी रेल की यात्रा और शुभ होने वाली है या ये यात्रा आपके लिए कुछ बड़ी उम्मीदें करने वाली है? कुछ ही देर में आपसे ठीक 2 घंटे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु हम सब की किस्मत का पिटारा खोलेंगे, जो भारतीय रेल को अपनी सबसे बड़ी आवाजाही का साधन मानती है। क्या कुछ होने वाला है वो सबसे पहले IBN 7 पर आप देखेंगे। 2 तस्वीरें आज की आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वक्त की 2 बड़ी तस्वीरें, रेल मंत्री और उनके जूनियर मनोज सिन्हा साहब MOS रेलवेज, दोनों लोग संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। हाथ में उनके वो पिटारा, वो ब्रीफकेस जिसके बारे में कहा जाता है कि बजट की कॉपी उसमें होती है और यही पिटारा तय करता है कि कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं रेल यात्रियों को, कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं रेल कर्मचारियों को, कितनी सुविधाएं मिलने वाली हैं उन तमाम लोगों को जो रेलवे के जरिए सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर संजय दत्त की। संजय दत्त आज की दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की, येरवड़ा जेल से उनको आज़ादी मिल गई है। सजा पूरी कर चुके हैं, आर्म्स एक्ट के दोषी पाए गए थे। 5 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी और सजा पूरी होने के बाद वो पुणे की जेल से रिहा होकर मुंबई के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं। इन 2 बड़ी खबरों पर लगातार IBN 7 की नजर रहने वाली है। अब जिस रेल मंत्री के नाम में प्रभु लगा हो, उस प्रभु से अगर उम्मीदें नहीं होंगी तो किससे उम्मीदें होंगी? सुरेश प्रभु, प्रभु जी, क्या प्रभु जी रेलवे के नाम पर न सिर्फ रेलवे का उद्धार करेंगे बल्कि यात्रियों का ही भला करेंगे? ये जानने वाली बात होगी आज के इस रेल बजट में। ये रेल बजट की प्रतियां, कॉपियां पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं। ये वो तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की, बड़ी संख्या में बजट की, क्योंकि तमाम कॉपियां बांटी जाएंगी तमाम सांसदों में, तमाम अधिकारियों में, और इन्हीं में से एक आध कॉपी हम मीडिया के जरिए आप तक भी पहुंचेगी कि रेल मंत्री के बजट का डिटेल्ड विवरण क्या है। खास बातें तो आपके सामने स्क्रीन पर आती रहेंगी। जब वो भाषण देना शुरू करेंगे, वो तस्वीरें हम आपको सीधे संसद भवन से दिखाएंगे और आखिरी बार संसद भवन में ये कॉपियां जाएं, उनकी सुरक्षा जांच की जा रही है कि हर बैग में, हर थैले में कोई संदिग्ध चीज ना मिली हो, सुरक्षा के मद्देनजर। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की गई थी, उसमें जैसे अनमैन क्रॉसिंग्स को हटाने की बात की थी, उसमें भी काफ़ी अचीवमेंट आया है, काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो जहां तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है, किस तरह के ऐसे कदम और उठाए जाएंगे जिससे रेलवेज एक सेफर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबके लिए हो सके? बिल्कुल सही है कि आपने सही कहा कि उसमें हमने बड़ी मात्रा में कामयाबी पाई है, लेकिन आप यदि मुझे पूछेंगे तो मैं चाहता हूँ और भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे रेल में सफ़र करने वाला हर हम सफ़र और हम हर सफ़र में करने वाला पैसेंजर, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है हमारी बहुत ही अहम और प्राथमिक ज़रूरी है। उसको पूरे करने के लिए हम बहुत मात्रा में कदम भी उठाए, महिलाओं की खास करके। हमने देखा है कि एक मुझे ट्वीट आया था, ऐसे बहुत तो आते हैं लेकिन एक ही का उदाहरण देता हूँ। एक छोटी सी मेरी बहन ने कहा कि मैं सफ़र कर रही हूँ, मुझे बहुत ही इनसिक्योर लग रहा है। आपको शायद उसमें कुछ समय के बाद हमारे RPF ने जाके उस आदमी को पकड़ के उस लड़की को किया। ये सोच के आज भी मुझे लगता है कि किस तरह से ये यदि मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ रक्षाबंधन के दिन नहीं कि हमने हमारी बहनों का ख्याल करना चाहिए। मेरे देश में सफ़र करने वाले हर महिला मैं समझता मेरी बहन है, और इसके लिए उनका ख्याल एक रक्षाबंधन के दिन रक्षा बांध के करूँगा तो मैं मानता हूँ मेरा फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ। यदि हम इस तरह के काम रोज़ कर रहेंगे तो मुझे लगता है उनकी सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए मुझे जो आनंद मिलता है वो सबसे और ज़्यादा आनंद है। यानी कि जो एक सबसे बड़ी कंप्लेंट आती है कि टिकट्स नहीं मिलते पैसेंजर्स को, पर्टिकुलरली जब सीजन टाइम होता है, त्योहारों का टाइम होता है, लोगों को अपने घर वापस जाना होता है उस टाइम में। और जो आपने जिस तरह से क्रैकडाउन किया है टाउट्स पे, जिस तरह के मेजर्स लेके, तो टेक्नोलॉजी उसमें कितना बड़ा एक योगदान देता है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखो, एक तो उसकी बुनियादी उसकी वजह यह है कि जितने लोग सफ़र करना चाहते हैं उतनी मात्रा में रेल के पास प्रावधान नहीं है। तो खास करके जो पीक सीज़न होता है, जैसे अभी
और कुछ महीने में होली आएगी, उसके बाद में मे वेकेशन आएगी, उसके बाद में शादियों के त्यौहार होते हैं। इस तरह के जो त्यौहार आते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मांग बढ़ जाती है और उसमें आपूर्ति करने में रेलवे असफल रही है। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म मेजर जो यही है कि, और मीडियम टर्म कहूँगा कि कैपेसिटी को ऑगमेंट करना चाहिए। इसके लिए पिछले साल से जो हमने शुरुआत की, ये साल भी जारी रहेगी, अगले साल भी जारी रहेगी, यह है कि जहाँ सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक है वहाँ पे ऑगमेंटेशन किया जाए। डबलिंग है तो ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग है तो चौथी लाइन लगाई जाए, ताकि लोगों को बड़ी मात्रा में बहुत जल्दी राहत मिले। दूसरी बात हमने करने जा रहे हैं, थोड़े एक समय के बाद आपको पता चलेगा कि इमीडिएट उसको कैसे राहत दी जा सकती है। साथ साथ में टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की, तो हमने IRCTC के वेबसाइट को पूरी तरह से रिवैम्प किया है। अभी टिकट के लिए हमने हैंडल की शुरुआत की है, ताकि पहले तो पता नहीं चलता था कि टीटी किस तरह से कहाँ से टिकट निकाल के दे सकता है, टिकट तो नहीं दिख रहा था। तो ये टीटी अभी जादूगरी का काम नहीं कर पाएंगे, काम अपने टिकट का ही काम कर पाएंगे। तो इसका भी हमने प्रावधान किया है और मैं मानता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही है सालों से कि आपूर्ति करने में, लोगों की मांग को पूरी करने में हम रेल अभी तक पूरी मात्रा में सफल नहीं हो पाया। उसको पूरा करना मैं मानता हूँ हमारे 5 साल का लक्ष्य होगा और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई थिंक एक नया इनिशिएटिव भी रहा है, आज बजट है, उसके चलते एक माइक्रो वेबसाइट भी आई थिंक साइट है जिसमें आई थिंक बजट के अपडेट्स मिलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो देखिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से करें कि जो आम आदमी के साथ में रहे। ये देखो टेक्नोलॉजी, हाई एंडेड टेक्नोलॉजी तो होती है, लेकिन आम आदमी को किस तरह से उसका बेनिफिट मिले, ये पूरी तरह से टॉप क्लास टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। दिस इज आवर इंटायर अप्रोच। टेक्नोलॉजी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, but a benefit has to accrue to the common people. Okay. So target group is clear, and that's why this micro website, let people follow it. While this is being done real time basis, we have brought in complete transparency into the railway system. पूरी तरह से पारदर्शिता लाना रेल के कारोबार में, रेल के व्यवहार में, रेल के जिस तरह से काम चलते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देने में, इस तरह से मैं मानता हूँ ये हमारी प्रधानमंत्री जी का संदेश है। उसको सही माने में लाने के लिए हमने कार्रवाई की बड़ी मात्रा में शुरुआत की है और बहुत आगे चलना है, लेकिन शुरुआत तो की है, उसका आनंद है। सर लास्टली आई वुड जस्ट वांट टू आस्क यू, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, लेकिन आप सबसे ज़्यादा खुश किसको खुश देखकर होंगे जब आप आज ये बजट प्रेजेंट करेंगे? कुछ ही घंटे बाकी हैं, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किसको खुश देख के मिलेगी? मैं तो चाहता हूँ कि सब खुश हो, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि सबको खुश करने के लिए और कोई आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि सबको खुश करने के लिए आम आदमी जो है, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो युवा है, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो उनके चेहरे पे खुशी हम देख सकते हैं, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी, क्योंकि उनकी खुशी में हमारी खुशी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। थैंक यू सो। तो सुना आपने सुरेश प्रभु को, एक ईमानदार, एक होनहार और एक ऐसे रेल मंत्री जिनसे बहुत सी उम्मीदें हैं भारत की जनता को। इस रेल बजट पर मेरे साथ इस कवरेज में कुछ खास बड़े मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में अभी जो पैनल जुड़ रहा है, क्योंकि ये पैनल लगातार अपडेट होता रहेगा, कुछ रिपोर्टर्स भी हमारे साथ फील्ड से रहेंगे। सबसे पहले एहतेशाम खान मेरे सहयोगी रेल भवन पर मौजूद हैं, जहां कुछ ही देर में दोनों रेल मंत्री यानी सुरेश प्रभु साहब और उनके MOS मनोज सिन्हा साहब पहुंचने वाले हैं। एहतेशाम के पास चलेंगे। रवि सिंह, रेल यात्रियों को क्या उम्मीदें हैं, रेलवे स्टेशन से बताएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रवि सिंह हैं और साथ में 3 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले सबसे वरिष्ठ रघुदयाल साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने साथ स्टूडियो में। रघुदयाल साहब फाउंडिंग CMD हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, आपका स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार यतीश राजावत जी हैं। यतीश को पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल वो चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के तौर पर लोकल सर्कल में काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे साथ मेरे अपने सहयोगी IBN 7 के वरिष्ठ सहयोगी मनोज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज भी कई सालों से बिजनेस को कवर करते आ रहे हैं। आम भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि सुरेश प्रभु की इन आंकड़ों का मतलब क्या है, आपकी जेब पर इसका कैसा असर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी बजट पेश नहीं हुआ है, अभी बातें सिर्फ उम्मीदों पर टिकी है। मेरा दयाल साहब, शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। आपकी उम्मीदें क्या हैं? नई रेलें तो नहीं शुरू हो रही, क्या किराया कुछ ही तरीके से आम हिंदुस्तानी को किराए के मामले में कुछ मदद मिल सकती है? देखिए, कुछ मैं आपके विचारों से थोड़ा सा विपरीत जाना चाहूँगा कि रेलवे की जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां बड़ी हैं कि हम इसको
एक कमर्शियल एंटिटी से बनाकर हम इसको राजनीति के क्षेत्र में ले गए। रेलवे को पॉलिटिकल इकोनॉमी से कुछ थोड़ा सा विभिन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा, इसमें थोड़ी देर के लिए देखिए कि प्रतिदिन 23 मिलियन पैसेंजर यात्री सफ़र करते हैं। इनके 3 मिलियन अपने एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स हैं। इसके साथ ही कम से कम 15 मिलियन और लोग हैं जिनका वो सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट है, फ्रेट ट्रैफिक है, इसकी सर्विसेज को देखते हैं। तो इतना एक बृहद आकार इसका हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका जो योगदान होना चाहिए वो योगदान नहीं हो रहा। अभी नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी ने कहा कि देश को 4.5% जीडीपी के साथ, वो कितना बड़ा अनुमान है आप लगा सकते हैं, इसकी देश की आर्थिक व्यवस्था को धक्का लगता है। क्यों कि जितने भी यातायात के साधन हैं उसमें रेलवे का जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो समाप्त हो चुकी है। उसका कारण यही रहा कि हम लोग जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके, नहीं करना चाहते। ये हमारी कोलिशन पॉलिटिक्स में आ गया। जो भी कुछ है तो इसके अंदर खर्चे बढ़ते गए, आमदनी कम होती गई। जो इसके लिए फ्रेट सर्विसेज है, जो माल ढुकता है, उसको 65% की आमदनी होती है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ दयाल साहब, मैं आऊँगा आपके पास। आपके हर पॉइंट पे मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन था, क्योंकि पहला क्वेश्चन था आपका, पहला आंसर था आपका, तो मैं टोक नहीं रहा था, लेकिन ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। पहले एक बार चलते हैं एहतेशाम खान के पास, क्योंकि रेल मंत्रालय में कुछ हलचल मुझे देखने को मिल रही है तस्वीरों में। सीधी तस्वीरें, एहतेशाम खान मेरे साथ हैं। एहतेशाम, दोनों मंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं, और वहाँ आके क्या करेंगे दोनों मंत्री? नहीं सुमित, अभी इसी बात का इंतज़ार किया जा रहा है। ये रेल मंत्रालय है, ये वही जगह है जहां पर सारे अधिकारी जो रेल मंत्रालय के हैं और रेल मंत्री बैठकर माथापच्ची करके, जोड़ घटाव करके और ये तय करते हैं कि बजट का स्वरूप कैसा होगा, क्या किराया बढ़ेगा या घटेगा, या किस तरह से नए ट्रेन चलाए जाएंगे। इन सब की यही वो जगह है जहाँ पर तैयारी की जाती है, यही वो बजट बनता है। और अब से इंतज़ार किया जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर रेल मंत्री आएंगे और यही जगह है जहाँ पर एक जेस्चर होता है, दिखाया जाता है, वो पिटारा, वो सूटकेस दिखाया जाता है जिसमें कि बजट रखा होता है। एक एक करके अधिकारी अभी यहाँ आ रहे हैं, कुछ देर में मंत्री आएंगे और उसके बाद यहीं से बजट की कॉपी लेकर सूटकेस में रेल मंत्री निकलेंगे पार्लियामेंट की तरफ और उसके बाद वहाँ पे पेश किया जाएगा बजट। एहतेशाम, आप नजर रखिए, मैं आपके पास आऊँगा। एहतेशाम रेल भवन से मेरे साथ लाइव हैं, आगे भी रहेंगे। हमारे एक और सहयोगी है रवि सिंह, इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। रवि, आप मुझे सुन पा रहे? रवि, मेरा सीधा सा सवाल है। एक बड़ी सी बात की गई यहाँ रेलवे के बड़े से अधिकारी के द्वारा कि भाई रेलवे जो है वो मुनाफे में नहीं चल रही है, रेलवे के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, रेलवे को जो काम करना चाहिए था, रेलवे राजनीति का शिकार हो गई। लेकिन हम सब जानते हैं, क्योंकि आप स्टेशन पर मौजूद हैं, वहाँ बहुत सारे यात्री होंगे जो उम्मीद रखते हैं हमेशा कि नई ट्रेनें चल जाएं, नया खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएं और सब सस्ते में मिल जाए। अगर 1 रुपए की चीज़ है तो 75 पैसे की हो जाए। तो क्या इस बार भी रेल यात्रियों का मूड वही है कि सुविधाएं तो सारी मिले लेकिन खर्चा एक ना करना पड़े? देखिए कमोबेश मूड वही है, क्योंकि हर आदमी जब वो ट्रेनों में सफ़र करता है तो उसको यही उम्मीद होती है कि साफ़ सफाई, खाने की व्यवस्था सही हो, ट्रेनों की जो टाइमिंग होती है, जो लेट लतीफ़ ट्रेनें चलती हैं वो सही तरीके से चले, और जो प्लेटफॉर्म पे टिकट लेने के लिए आते हैं उसमें लाइन में ना लगना पड़े, लेकिन जेब ढीली ना करनी पड़े। कुछ लोगों से बात करते हैं, बताइए कि जब आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं क्या आपको चीज़ें खलती हैं, क्या चीज़ों में सुधार होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए जी। हाँ। तो टाइम से गाड़ी चलनी चाहिए जी। हाँ। अब आप तो 5-6 लोग बहुत परेशान है, परेशानी होती है? हम बहुत परेशान है। किस बात को लेकर परेशानी होती है आपके ट्रेनों में सफ़र करने के बाद? सर, पहली बात तो जहाँ टिकट काउंटर बहुत कम है। हाँ। दूसरी बात की जहाँ सुरक्षा नहीं है। हाँ। आप अभी खिड़की के पास देखे जाइए तो एक लाइन के पास 3-3 लाइनें लगी हुई हैं। हाँ। कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। तो इस सुरक्षा होनी चाहिए, जो रेल बजट पास होने वाला है उसमें सुरक्षा और सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा और सफाई। जी आप बताएं कि जब ट्रेनों में आप सफ़र करते हैं इस बार क्या उम्मीद है जो रेल बजट पेश होने वाला है? पता नहीं मेरे को,
आपको नहीं पता, कुछ लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन कई ऐसे जो पैसेंजर हैं रवि। उनको उनका यही कहना है कि जो रेल बजट पेश हो रहा है उसमें जी जी रवि, मैं आऊंगा आपके पास। जैसे जैसे रेल बजट पेश होगा और यात्रियों के लिए अगर सुविधाओं की घोषणा होगी या यात्रियों की जेब पर बोझ पड़ेगा तो अपने आप रिएक्शन देखने को मिलेंगे, तब टटोलना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या उम्मीदें हैं। मैं परिचय कराता हूं, दो और खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुकेश नायक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त भोपाल से। नायक साहब, स्वागत है आपका। और साथ में एक और रेलवे के पूर्व अधिकारी हमारे साथ शांति नारायण जी हैं, जो कि ट्रैफिक रेलवे बोर्ड के फॉर्मर मेंबर हैं। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला और कई सालों से हम आपके साथ बजट को समझते आए हैं और आप समझाते भी आए हैं। मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन यतीश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रेलवे को मुनाफे की जरूरत है क्या? रेलवे क्योंकि एकमात्र साधन है, आप रेलवे को प्राइवेटाइज कर दीजिए, आप रेलवे की ट्रैक पर टाटा बिरला अंबानी की भी ट्रेनें दौड़ाइए और फिर कंपटीशन पे ले आइए, फिर रेलवे अपने आप सुधर जाएगा। आप उसको पब्लिक सर्विस भी बनाना है, आपको उसके जरिए राजनीति भी करनी है, आपको उस रेलवे के जरिए अपने 5,000, 10,000, 20,000 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नौकरियां भी देनी है, तो रेलवे का भला कैसे होगा? पहले चीज तो मेरा मानना है कि प्राइवेटाइजेशन या टाटा अंबानी रेलवे नहीं चला सकते। देखिए, और प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का सलूशन नहीं है। मतलब ये प्राइवेटाइजेशन के जो हथौड़ी लोग घुमाते हैं उनको हर चीज़ नेल दिखती है, मतलब कि इसको प्राइवेटाइजेशन से हल कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि रेलवे हिंदुस्तान में अपना स्वरूप है जो शायद कंपेरेबल किसी और देश के साथ नहीं है। काफ़ी जगह देश में लोग सरकार को रेलवे के द्वारा देखते हैं, फर्स्ट इंटरफेस है, फर्स्ट टच बेस है। प्राइवेटाइज करना या इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना दो अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो? देखिए, पहली बार आप सोचिए 20 साल में सत्ताधारी पार्टी का मिनिस्टर बना है रेलवे का हेड। अब तक तो क्या हुआ था कि जिसको रेवड़ी बांटनी होती थी उसको रेलवे की पोर्टफोलियो दी जाती थी। और लालू के टाइम से रेलवे का दोहन किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर खींचा गया है और एफिशिएंसी दिखा दी है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा दिया गया। तो ये अकाउंटिंग फेर बदल किया जिसमें कई रेलवे के अधिकारी, रेलवे के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व रहे। अब सिचुएशन ये आ गई कि पिछले 8-10 साल से कोई कैपिटल पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, कोई कंजेशन रिमूव नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हुआ 10 साल से। तो मतलब बैकलॉग है। तो एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी? एफिशिएंसी जब भी इंप्रूव होगी जब या तो आपकी आय बहुत अच्छी हो, आय लगातार बढ़ती आई है। पैसेंजर पे हमारे जल्दी फोकस रहता है, बट पैसेंजर फोकस रेलवेज का नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। रेलवेज का जो रेवेन्यू फोकस है वो फ्रेट है, पैसेंजर उसका कंपोनेंट करीब 15-20% है। लार्जेस्ट कंपोनेंट फ्रेट है, फ्रेट की हम बात नहीं करते, तबकि उस रेलवेज पैसा फ्रेट से कमाता है और उसका प्रॉफिट फ्रेट से ही आता है, पैसेंजर से नहीं आता। पैसेंजर पे उनका खर्च है 56 पैसे पर किलोमीटर और आय है 28 पैसे पर किलोमीटर। अंतर देख रहे हैं? लॉस, मतलब लॉस है पैसेंजर। तो पैसेंजर पे अगर वो कुछ बढ़ा देते हैं तो ये नहीं है कि उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, वो लॉस कम हो रहा है, घाटा कम कर रहे हैं। अब देखिए, जिस संस्था का मेन धंधा फ्रेट है जी। और फ्रेट से उसकी आय है और ₹1.38 पर टन पर किलोमीटर का खर्चा है फ्रेट का, रोड का है ₹2.12 पर किलोमीटर पर टन, डिफरेंस है। लेकिन पिछले 10 सालों में मार्केट शेयर रेलवेज लूज कर रही है रोड। बिल्कुल। क्यों लूज कर रही है? क्योंकि रेलवेज ने उस तरीके से इसको शायद प्रोजेक्ट नहीं किया, मार्केट नहीं किया, और कुछ सुविधाएं जो होती हैं स्टेशन लेवल पे, फ्रेट लेवल पे, वो नहीं दी। आप टिकट बुक करते हैं, आप जाते हैं आईआरसीटीसी वेबसाइट पे और टिकट फटाफट बुक कर लेते हैं। आप फ्रेट बुक करने की कोशिश करिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं कर सकते आप। मान लीजिए कल आप फ्रेट भी आईआरसीटीसी वेबसाइट पे एक लॉगिन से कर सकें, तो देखिए कितना इंप्रूवमेंट हो जाए। अच्छा सुझाव है। शांति नारायण जी को जोड़ता हूं मैं। आप शांति जी, क्या आपको लगता है
जो बात यतीश कह रहे हैं वो एक तरीका हो सकता है रेलवे का प्रॉफिट बढ़ाने का, फ्रेट को ऑनलाइन तरीके से बुकिंग के जरिए आसान बनाकर उस रास्ते को। आईटी इज़ अ ग्रेट एनेबलर। तो वो तो जो जितना भी हम इंटरनेट के थ्रू काम कर बढ़ा सकते हैं, इंटरफेस इंक्रीज कर सकते हैं, वो फ़ायदा ही है। पर जो सॉल्यूशन है रेलवे का वो है इस वक्त रेलवे की कैपेसिटी बढ़ानी। इस वक्त पैसेंजर और फ्रेट दोनों के लिए जगह नहीं है हमारे पास ऑन आवर ट्रंक रूट्स। पैसेंजर ट्रेन, जो नई पैसेंजर ट्रेन चलती है उससे लॉस बढ़ता है। जितना फ्रेट ट्रेन्स के लिए हमें चलाने की ज़रूरत है उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो ये चैलेंजेस जो रेलवे के सामने अभी तक रहे हैं 2-3 डेकेड्स के, कि अंडर इन्वेस्टमेंट रहा, यहाँ पर कोई पैसा जुटाया नहीं गया टू इंक्रीज कैपेसिटी। ये एक आपको ध्यान रखना होगा कि रेलवे ने कभी लॉस नहीं किया। ये जो भी उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया या जो ऑपरेशंस में लगाया उससे प्रॉफिट ही बनाया है। बट उसका प्रॉफिट जो बहुत ज़्यादा हो सकता था वो हमारे को गवर्नमेंट की पॉलिसी ने नहीं बढ़ाने दिया। अब जैसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ पैसेंजर किया जा रहा है, अगर यही पैसा पूरा हमको मिल जाता तो ये हमारे पास पैसा होता जुटाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं रोकूंगा। मैं चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं पटना से हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी। मनोज, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये सवाल हम सबके मन में रहता है कि हवाई यात्राएं आसान होती जा रही हैं, सड़कें अच्छी होती जा रही हैं, सड़कों के जरिए आदमी ने मूव करना ज़्यादा बेहतर पसंद करना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि ट्रेनों में चले, ट्रेनों में धक्के खाए। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ट्रेन पर या ट्रेन की ट्रैक पर या ट्रेन के मेंटेनेंस पर वो ध्यान नहीं दिया गया जो बाकी आवागमन के साधनों पर दिया गया? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मनोज के पास आएंगे, चंद्रमोहन के पास चलेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। शुभ यात्रा रेल बजट पर हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद सुरेश प्रभु साहब को अपना रेल बजट पेश करना है। इस सरकार का यह तीसरा रेल बजट होने वाला है। मनोज, बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें सुरेश प्रभु के साथ कि वो ईमानदार हैं, उनके पास कोई दबाव नहीं है, अब वो कोalition पॉलिटिक्स का झुकाव भी नहीं है कि आपके अलाई को खुश करना है तो उसकी तमाम शर्तें रेल मंत्री के तौर पर आपको माननी पड़ेंगी, फलाना ढिमकाना। बीजेपी का मंत्री, ईमानदार मंत्री, नरेंद्र मोदी की पसंद का मंत्री जो इस वक्त रेल बजट लेकर आ रहा है, क्या ये जो तमाम दबाव वाली राजनीति हुआ करती थी जिसका जिक्र यतीश ने किया ब्रेक के पहले, और जिस वजह से रेलवे का विकास नहीं हो पाया, रेलवे को आंकड़ों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई कि रेलवे बहुत चमक चुकी है और हमने चमका दिया है, चाहे वो लालू यादव रहे हो या उनके सक्सेसर्स रहे हो। मेरा सवाल सीधा सा है, क्या इस देश में जहाँ पे रेल जो है वो आम यात्री के लिए सुविधा की चीज़ है, जो सरकारों के लिए चुनाव जीतने की चीज़ है, उस रेल को घाटे से निकालकर चकाचौंध यूरोपियन रेलवे की तरह बनाया जा सकता है? देखिए सुमित, इसमें दो बातें मैं कहूँगा। थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं कि भारतीय रेल जब स्टैब्लिश की गई तो अंग्रेज़ों ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन रेल दी, और उस रेल का देखिए आज हमने क्या किया। और अगर आप ब्रिटिश में जाकर के ब्रिटिशर्स की रेल को देखें आज की तारीख में, तो उन्होंने उसका क्या किया। रेल की शुरुआत किस लिए हुई थी? व्यापार के लिए की थी ब्रिटिशर्स ने, ताकि वो भारत के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच सकें, अपने व्यापार को स्टैब्लिश कर सकें, और साथ में पैसेंजर्स का भी आना जाना मूवमेंट हो, शहरों को बसाया जा सके। 60 सालों में हमने उस पूरे रेल को 60 या 65 सालों में राजनीति के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया। जैसा यतीश ने कहा कि जो फोकस एरिया है वो मिसिंग दिख रहा था। रेल पूरा का पूरा एक ऑपरेशंस का बिजनेस है। आप उसे फ्रेट की बात करें या जिसे हम माल ढुलाई कहते हैं हिंदी में, या फिर यात्री की बात करें, ये पूरा ऑपरेशंस का खेल है। और इसमें कहीं ना कहीं आपको एक क्लू लेना पड़ेगा बाकी जो ऑपरेशंस के बिजनेस हैं भारत में। मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप एयरलाइंस के बिजनेसेस का इसको देखिए, उन्होंने किस तरह से इसको मैनेज किया है। आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशंस लेवल पे इनोवेशन लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ फायदे के लिए काम करेंगे। आज की तारीख में फ्रेट यानी माल ढुलाई के जरिए जो हम घाटा पूर्ति करते हैं पैसेंजर्स की, वो करीब 30,000 करोड़ रुपए की है।
बट इसका मतलब ये नहीं कि यात्री को समुद्र में फेंक दीजिए और हम सिर्फ कारोबार की बात करेंगे। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑपरेशंस आता है, उसमें इनोवेशन आता है, उसमें आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। और जहाँ तक रही हमारे इस वक्त जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु जी, उनकी बात, उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल ऐसी है कि वो एक पढ़े लिखे आदमी है, सज्जन पुरुष हैं, सोचते हैं, उनके पास एक अच्छी टीम है जिसके साथ वो काम कर सकते हैं, और एक ऐसे प्रधानमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं जो रिजल्ट देखता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता है। पिछले बजट को अगर हम उनके रेल बजट को देखें तो उसमें जो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई कि हम आपको 10 ट्रेनें दे देंगे, 15 ट्रेनें दे देंगे, बिहार को ये मिल जाएगा, यूपी को ये मिल जाएगा, राजस्थान को ये कहीं कोई बात नहीं थी। और पिछले हफ्ते हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई रेल मंत्रालय के लोगों के अधिकारियों के साथ में, उनसे भी जो संकेत मिला वो यही था कि कोई नई घोषणा नहीं करनी है। जैसा कि यतीश ने कहा कि आप 10 साल से देखिए रेल की क्या हालत हो रखी है। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, यानी कि क्षमता बढ़ाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आज आपको 1.25 लाख करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए कहाँ से आएगा, कौन देगा? सरकार देगी, हम और आप देंगे। तो वो जो इनोवेशन के जरिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों ही तरफ, पैसेंजर के लिए भी और फ्रेट के लिए भी, वो बहुत जरूरी है। मनोज और यतीश, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। इनफैक्ट हम सभी सहमत होंगे। लेकिन जो आदमी पॉलिटिक्स कर रहा होता है, जो आदमी लाखों करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीतने की कोशिश करता है, चुनाव जीत के आता है और फिर वो सरकार बनाता है, और सरकार बनाने के बाद उसको प्रेशर झेलने पड़ते हैं अपने अलाइज के, वो भुक्तभोगी है मुकेश नायक मेरे साथ पैनल पे, कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के बीते 10 सालों की बात हो रही है। मुकेश नायक साहब, बार बार ये इशारा हो रहा है कि कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से रेलवे को बहुत नुकसान सहना पड़ा, रेलवे को चमकाने के लिए बहुत से बड़े बड़े दावे किए गए। दरअसल ऐसा हुआ नहीं, और अगर होता तो आज हम लोग रेलवे को लेकर इतनी बड़ी इंतजार के साथ बजट का, रेल बजट का इंतजार नहीं कर रहे होते। नायक साहब, मेरा सीधा सा सवाल, क्या कोलिटिशन पॉलिटिक्स ने रेलवे की हालत कर दी है कि रेलवे पर से धीरे धीरे करके यात्रियों का भरोसा उठ रहा है और वो हवाई जहाज या सड़कों की तरफ भाग रहा है? देखिए, कोएलिशन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स रेलवे में बने हैं, इससे रेलवे को नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं के हाथ में इतना बड़ा विभाग जाने से वो एक अपनी लोकप्रियता बनाना चाहते थे, एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते थे, और उसके कारण रेलवे की गुणवत्ता, उसकी क्षमता और रेलवे में जो आधुनिकीकरण होने थे, जो सुधार होने थे, वो अवरुद्ध हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। देखिए सुमित जी, एक समय था जब रेलवे में 2,40,00,000 लोग प्रतिदिन यात्रा करते थे। आज भी भारत में 10,000 ट्रेनें चलती हैं जो 60,000 किलोमीटर की अंतर्देशीय यात्रा रोज करती हैं। आप देखिए सुधार की आवश्यकता कहां है। 38,000 रेलवे फाटक है भारत की रेलवे में, जिसमें से 13,000 रेलवे फाटक ऐसे हैं जहां कोई कर्मचारी नहीं है, और 40% रेलवे दुर्घटनाएं वहां होती हैं, और 60% लोगों की क्यों नहीं है उन जगहों पर होती है। मुकेश नायक साहब, अगर आंकड़े हैं आपके पास कि इतने ज्यादा रेल फाटक है 13,000 के आसपास, जहां पर कोई देखने के लिए व्यक्ति नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्यों उन फाटकों पर रेलवे के कर्मचारी नहीं है? क्यों लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया? क्या मजबूरी थी आपकी? सुमित जी, दोनों चीजों में संतुलन बनाने थे। जो हमारे पास संसाधन थे, जो हमारी आर्थिक क्षमताएं थी, उसके अनुसार हमें रेलवे का विस्तार भी करना था, लोगों को सुविधाएं देनी थी, आवागमन के साधन बनाने थे। उन क्षमताओं, वो हमारी आर्थिक क्षमताएं उतनी नहीं थी कि हम इनका आधुनिकीकरण कर सकें, ये रेलवे फाटक बढ़ा सके। आपको पता है कि 1980 में 40 लाख रेलवे के कर्मचारी थे, जो घटकर 13.5 लाख रह गए। देखिए, दोनों चीजों में संतुलन बनाना पड़ता है। अगर दोनों चीजों में संतुलन नहीं बनेगा, कमी को मान रहे हैं कि संसाधन नहीं थे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संसाधन कौन पैदा करेगा? वही पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको हम और आप चुनकर भेजते हैं, वही अधिकारी जो रेलवे के अंदर सालों का अनुभव रख के आते हैं, शांति नारायण जैसे लोग और रघुदयाल जैसे लोग जी। हम इन्हीं लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारी रेलवे को सुधारेंगे। मुझे तो रेलवे में सुविधा के नाम पर ट्रेन में चलना है, आप 5 रुपए का टिकट 10 का कर दीजिए, लेकिन सुविधाएं तो बरकरार रखिए। बेसिकली एक यात्री की ये मंशा होती है। और लेकिन सवाल ये भी है कि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो किराया नहीं देते हैं, जो चोरी करने के मूड में चलते हैं, जो बगैर टिकट यात्रा करते हैं, और बहुत से रेलवे के कर्मचारी उनकी मदद करते हैं इस तरह के कामों में। मैं आता हूं आपके पास मुकेश नायक जी। मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, पार्लियामेंट से मेरे सहयोगी अरुण सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, वहां की क्या सरगर्मियां हैं इस वक्त वो देख लेते हैं। अरुण सिंह की इस रिपोर्ट में
रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पिटारे में क्या है, हर खास आवाम ये जानना चाहता है, लेकिन ये पता चलेगा 12 बजे जब रेल मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगे और उनका बजट भाषण शुरू होगा। उसके पहले संसद भवन परिसर के अंदर जो बजट की कॉपीज हैं वो आना शुरू हो गई हैं यहाँ पर, और यही बजट की कॉपी माननीय सांसदों को और पत्रकारों को दी जाती है, और इसके खुलने के बाद ही ये पता चलता है कि किस रीजन को, किस प्रदेश को कितनी ट्रेनें मिली हैं, क्या भविष्य का रोड मैप होगा। कहा यह जा रहा है कि एक बदलाव का ये रेल बजट होगा। इसके पहले वाला जो रेल बजट पेश किया था सुरेश प्रभु में, उसमें उन्होंने आधारभूत संरचना पर जोर दिया था। ये कोशिश नहीं की थी कि लोक लुभावने वादे किए जाएं। रेलवे पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनें उसके ट्रैक पर हैं, ट्रैक कम है, उसमें विस्तार नहीं हो रहा है और रेंगती हुई चलती हैं ट्रेनें, और इसलिए कहा जा रहा है कि सुरेश प्रभु इस बार का जो बजट पेश करेंगे वो भविष्य का रेल बजट होगा और ये तय करेगा दिशा और दशा कि रेल किस तरफ जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, लेकिन 12 बजे जब लोकसभा में सुरेश प्रभु अपना बजट भाषण देंगे तब ये तय हो पाएगा कि आखिर किस तरफ रेल बढ़ेगी आगे चल के। लेकिन लोगों की नज़र है सुरेश प्रभु पर। कहा यह भी जा रहा है कि विकास अगर भारत को तेज करना है तो रेल को सबसे पहले सुदृढ़ करना होगा। सबसे बड़ी एंटिटी है वो, अगर भारत सरकार की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं और सरकार का ध्यान भी रेलवे की तरफ है। इसके पहले देखा यह गया था कि क्षेत्रीय असंतुलन काफ़ी रेल बजट में होता था, यानी जहां के मंत्री वहां ज़्यादा रेलवे की सुविधाएं दी जाती थी। इस बार सबकी नज़र है उत्तर प्रदेश में, चुनाव भी है, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश को विशेष तोहफा मिलेगा। क्या कुछ होगा रेल बजट में, उसमें अभी टाइम है। चलिए, अरुण सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए बात साफ होती है। जब बात हम लोग भी बहस कर रहे थे कि क्षेत्रीय असंतुलन हो जाता था, जो कोलिशन के रेल मंत्री हुआ करते थे उनका ध्यान अपनी लोकप्रियता को पाने में लगता था, अपने स्टेट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने में ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन इस बार ऐसा रेल मंत्री है जो चुनाव नहीं लड़ता, जो राज्यसभा से आता है, जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं दिखाई देते सुरेश प्रभु साहब कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये बनना ही है। जो काम दिया जाए, चाहे वो क्या बोलते हैं जल संसाधन मंत्री के तौर पर बीती एनडीए सरकार में, तब उन्होंने नदियों को जोड़ने की एक वृहद योजना बनाने की बात की थी, या आज की तारीख में जब वो बात करते हैं रेलवे को सुधारने की। साक्षी खन्ना ने ये रिपोर्ट हैदराबाद से भेजी है, मेरी एक और सहयोगी। हैदराबाद के स्टेशन पर दक्षिण भारत की तस्वीर देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर है दक्षिण भारत, और ऐसा ना हो कि हम दिल्ली में रह के दिल्ली और दिल्ली के आसपास की बात तो करते रहे लेकिन दक्षिण भारत को भूल जाएं। हैदराबाद की रिपोर्ट देखते हैं। रेल बजट से आम जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस वक्त हम लोग हैदराबाद में हैं और यहाँ पर जो आम जनता है उसकी बेसिक डिमांड्स यही है कि ट्रेन टाइम पे चले, जो स्टेशन है वो साफ सुथरे रहे, और इसके अलावा जो ट्रेन में खाना पीना मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का मिले। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, यहाँ पर आप बैठे हैं, क्या आपकी ट्रेन लेट है? क्या आपको लगता है कि क्या इम्प्रूवमेंट अभी तक हुआ है एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? ट्रेन टाइमिंग्स के हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। ट्रेन टाइमिंग्स में तो आ ही रहे, कभी कुछ टेक्निकल बैकलॉग हो जाए तो आगे पीछे हो जाता है, बट अदरवाइज ट्रेन्स आर इन टाइम, देयर इज नो इश्यू एज सच, बट आवर कंसर्न इज मोर अबाउट द हाइजीन इन द ट्रेन्स। ट्रेन की बोगीज में गंदगी बहुत रहती है, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं होता है। जैसे ट्रेन्स में अभी देखते हैं हम लोग, साफ सफाई बहुत होती है, वैसे बोगीज में भी होना बहुत जरूरी है। क्लीनलीनेस आपके लिए सबसे अहम इशू है। मैम, आपके लिए आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं? नई ट्रेन्स आए या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज है खाने पीने की, क्लीनलीनेस की, वही आप चाहते हैं बेटर हो? लॉन्ग जर्नी है तो पेंट्री कार भी होना जरूरी है। अभी आजकल बच्चे भी रहते हैं सब साथ में, तो ले लेके कितना लगेज ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है कैरी करने के लिए। और क्लीननेस भी बहुत ही चाहिए, जैसे कि ये टॉयलेट्स इतने टिकट्स के रेट्स है उसके हिसाब से कोई मेंटेन नहीं है ज़्यादा। क्लीननेस ज़रूरी है। एक आम यात्री के लिए साफ सफाई और सुविधाएं, शांति नारायण जी, क्योंकि आप ट्रैफिक को देख रहे थे, आपकी तो एक्सपर्टीज है इस मामले में, ऐसे में क्या दिक्कतें आती हैं? किसी भी रेल मंत्री को आप अपने स्टाफ को सिखा सकते हैं कि आपको मेंटेन करके रखना है, आपको साफ सफाई रखनी है, जिम्मेदारी से काम करना है, पर इतना बड़ा स्टाफ, हज़ारों की संख्या में लोग बाग, ट्रेनों में हज़ारों की संख्या में चलने वाला स्टाफ, हाउसकीपिंग का स्टाफ कह लीजिए या बाकी रेलवे का सपोर्ट स्टाफ कह लीजिए, ये इनका मोटिवेशन लेवल कैसे बनता है? देखिए, जो प्रॉब्लम्स रेलवे की हैं वो तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, पर हमें अब आगे देखना, सॉल्यूशंस, बिल्कुल हमें सॉल्यूशंस देखने हैं। और सॉल्यूशंस में जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट थी रिसोर्सेज की, तो सुरेश प्रभु साहब ने
एक इनोवेटिव इमेजिनेटिव फाइनेंसिंग प्लान तो बनाया है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई हैं। 60,000 करोड़ पिछले 14-15 में था, 15-16 में 1 लाख करोड़ के करीब किया है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि 8.54 लाख crores will be required in the next 5 years। तो उनको एक चीज़ तो उन्होंने मानी है कि इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके लिए जुटाने हैं पैसे। वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है, उसको देखना है कहाँ तक वो आगे पहुँचा सकते हैं उसको। दूसरा काम जो करा है उन्होंने, उसमें वो उन्होंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन का एक पहल करा कि जितने भी टेंडर्स होते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, वो मिनिस्टर के लेवल से उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया टू द मेंबर्स और जनरल मैनेजर्स। तो ये अब और आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कोटर्मिनस, एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं तो उसको साधन भी देने होंगे कि वो कर सके। तो ये एक पहल ठीक किया है उन्होंने, पर ये और नीचे जाना है। इसको जनरल मैनेजर्स का ऑथराइजेशन जाना चाहिए नीचे डिविजनल रेलवे मैनेजर्स के पास और फर्दर डाउन। तीसरा जो चीज़ वो कर पाए हैं वो है आईटी बढ़ाने का। आईटी का यूज़ करके इंटरफेस कस्टमर के साथ किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो ये 3-4 पॉजिटिव चीज़ें की हैं। पर अब जो प्रॉब्लम उनको इस बजट में देखना है, उसका देखना है उनको कि किस तरह से जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ और जब वो कैपेसिटी बिल्डअप होगी, उसके लिए ट्रैफिक हमारे पास क्या आना चाहिए। अभी अगर हम कहते हैं कि कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, तो जब ये कैपेसिटी बनती है और तो उस टाइम पे हमने क्या सोचा कि क्या ट्रैफिक है। अभी हम सिर्फ कोर बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। पर इसके इस वक्त ये टाइम अब ये है मार्केटिंग करने का कि कैसे पता लगाया जाए किस तरह का ट्रैफिक हमको लाना है। सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी मेरे साथ जुड़ गए, मुकेश नायक जुड़े हुए हैं, बाकी तमाम मेहमान स्क्रीन पे हैं। सुदेश भाई, मैं आता हूं आपके पास, एक छोटी सी रिपोर्ट ले लूं। पटना स्टेशन से काफी देर से चंद्रमोहन हमारे साथ खड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, पटना में आप हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, इतने सारे, रामविलास पासवान, ये तमाम रेल मंत्री दिए बीते 10, 12, 15 सालों में बिहार के लोगों ने इस देश को। लेकिन ये इल्ज़ाम लगता है, डायरेक्टली कह लीजिए इनडायरेक्टली कह लीजिए, कि कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से पटना या बिहार का तो भले ही भला हो गया हो, लेकिन रेलवे की स्थिति बुरी कर दी गई। बिल्कुल, देखिए, जब लालू प्रसाद यादव हों या फिर रामविलास पासवान हो या फिर नीतीश कुमार जब भी रेल मंत्री थे, उस समय ये ज़रूर कहा जा रहा था कि बिहार को ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और बिहार में बहुत कुछ सुविधाएं हमेशा रेल में दी जाती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं। ये बताइए चंद्रमोहन के रेल बजट में। चंद्रमोहन, ये पूछिए लोगों से, चंद्रमोहन ये पूछिए लोगों से कि क्योंकि अब रेल मंत्री बिहार का नहीं है, क्योंकि रेल मंत्री अब की बार निष्पक्ष होकर पूरे देश के बारे में सोच रहा है, तो अभी भी क्या उम्मीदें हैं बिहार के लोगों को कि जादुई पिटारा खुलेगा, सुविधाएं मिलेंगी खासतौर पर पटना स्टेशन पर या बिहार के लोगों में? बिल्कुल, देखिए, हमेशा से बिहार के रेल मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार जो है वो निष्पक्ष, एक तरह से कहा जाता है कि जो काफ़ी ईमानदार और निष्पक्ष हैं जो रेल मंत्री हुए सुरेश प्रभु। क्या लगता है इस बार क्या आशा है, बिहार को क्या मिलने वाला है? कहाँ, बिहार के लोगों को 2 साल तो हो गया इस सरकार में देखे हुए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पुराना योजना भी पूर्ण किया गया हो या बिहार को कोई नया ऐसा मिला हो, यह तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। और लेकिन उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो भी पुराना योजना सब है उसको कम से कम पूर्ण किया जाए जल्द से जल्द। लोगों को उम्मीद है कि पुरानी जो योजनाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, ये बताइए, इस बार जो है सुरेश प्रभु कहा जा रहा है कि वो पूरे सभी जगहों का ख्याल रखते हैं। इस बार जो है वो बिहार के रेल मंत्री नहीं बल्कि कहीं और स्टेट से हैं, तो इस बार की किस तरह की आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं?
देखिए हम आशा रखते हैं कि कम से कम छोटी लाइन, जो सबसे छोटी लाइन अभी चल रही है हमारे यहाँ, उसको बड़ी रेल लाइन में प्रभु जी किसी तरह बड़ी लाइन में परिवर्तन कर दें। लेकिन उम्मीद नहीं है कि हम लोग को छोटी लाइन को बड़ी लाइन में करेंगे। ये सिर्फ अपने दक्षिण भारत में ही जिनको जो करना होगा, कहने के लिए ईमानदार हैं, लेकिन बिहार के सबसे बड़े सौतेलेपन के आदमी हैं और कोई उम्मीद इनसे नहीं है कि बिहार को कुछ नया मिलने वाला है। ना मिलेगा ना सर। क्या आशा है? मेरी आशा है कि साफ सफाई बिहार में स्टेशन का, और जो भी गाड़ी चल रही है उसमें साफ सफाई बढ़िया से करे प्रभु जी। और जो गाड़ी चल रही है उतना ही चला, लेकिन उसको साफ सुथरा रखे। उसका बाथरूम जो है बहुत गंदा रहता है, उस सबको साफ सुथरा रखे और गाड़ी समय से चले, इससे परेशानी कम होगी। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जो गाड़ी चलती है वो टाइम से चले और साफ सफाई का खास ख्याल ट्रेन में इस बार होना चाहिए। सुरेश प्रभु से लोगों की ये आशाएं हैं। चलिए, सुरेश प्रभु की जो आशाएं हैं वो सुदेश वर्मा के जरिए हिंट लेने की कोशिश करते हैं। सुदेश वर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक साउंड बाइट आ रही है, सुनते हैं कौन क्या कह रहा है। वेंकैया नायडू की बाइट आ रही है। और मेरे ख्याल से उन्हीं का जमाने में फांसी दिया है, उस सरकार ने उसको अमल भी किया है। अभी ये नया सहानुभूति कहां से आया, इसके लिए देशवासियों को समाधान देना उनका कर्तव्य है। सुदेश वर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आप क्या चाहेंगे रेल मंत्री से कि वो सबसे पहले एकमात्र चीज अगर आपको कोई मिलनी चाहे तो वो क्या होनी चाहिए? देखिए, आपके एक्सपर्ट्स लोगों ने काफ़ी बताया, मैं सुन रहा था, और हकीकत वही है कि एक्सपेंशन कैसे किया जाए, क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है इसके ग्रोथ को रेलवे मैच नहीं कर पा रही और अधिकतर लोग रेलवे पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि रेलवे एक चीप मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और हर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो वो एक्सपेंशन कैसे हो, क्या ट्रैक को डबलिंग किया जाए या किस तरह किया जाए। दूसरा चैलेंज है फ्रेट कॉरिडोर की, जो हमने बात की बहुत दिनों से चली आ रही है। फ्रेट कॉरिडोर कैसे हो, फ्रेट कॉरिडोर के होते ही आप देखेंगे कि नया इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। रेलवे सिर्फ अपने आप में रेलवे नहीं है, बहुत सी चीज़ लिंक्ड हैं इसमें, तो काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर सकता है। सफाई की बात हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सफाई के बारे में काफ़ी फोकस होगा। खाना के बारे में आपने देखा ही है कि स्वच्छ खाना प्रदान करना आप हर जगह से ऑर्डर कर सकते हैं, इस पर भी आपको हो सकता है। और कंक्रीट मिले, इस पर ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है और आपने देखा कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं कि जब लोग चाहे तो उनको खाना भी मिला। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं जिसको आप बोल सकते हैं कि दिखाएगा कि रेलवे बजट कैसे डिफरेंट होगा। लेकिन जो चैलेंजेस अपनी जगह हैं, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। कहाँ से रिसोर्स लाया जाए, रेलवे को एक्सपैंड किया जाए और रेलवे को मॉडर्न रेलवे बनाया जाए। बुलेट ट्रेन एक है, लेकिन बुलेट ट्रेन ही काफी नहीं, और भी बाकी जो फास्ट सुदेश भाई, बुलेट ट्रेन की बात कहाँ से आप, अभी तो अब सुविधाओं की बात ही नहीं हो पा रही है। अभी तो ट्रेनों में गंदगी की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म पे मेंटेनेंस की बात हो रही है। बुलेट ट्रेन का सपना तो आप लोगों ने दिखा दिया है हिंदुस्तान को, और वो जनता पूछेगी भी कि 5 साल के बाद जब आप वोट मांगने जाएंगे 2019 में कि बुलेट ट्रेन का कितना हिस्सा ले आए आप और कितना हिस्सा नहीं लाए। देखिए सुमित जी गति जो है ना, गति को आप रोक नहीं सकते हैं, बदलाव को रोक नहीं सकते हैं, और गति ही डिसाइड करती है कि देश किस ओर जा रहा है। बिल्कुल, और मैं तो कह रहा हूँ कि बदलाव करिए, लेकिन जो पुरानी सुविधाएं नहीं मिली है उसमें पहले बदलाव करिए। मुकेश नायक कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा, अभी तो हम 2 साल कंप्लीट करने मुकेश नायक कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुकेश नायक जवाब दीजिए, फिर मुझे ब्रेक में जाना है। मुकेश नायक। सुमित जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, रेलवे को कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए मिला है। अगर एक बुलेट ट्रेन चलाते हैं तो 98,000 करोड़ का खर्चा है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि टोटल रेलवे को पूरे भारत से जो मिला है, क्या एक ट्रेन के ऊपर खर्च कर देंगे? अरे सर, ये तो पूरा फाइनेंस हो रहा है जापान से, आपको पता है, बहुत से कंसेशनल रेट में। ये कोई इस बजट से कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। वो तो बहुत ही, अरे ये उधार आप ले रहे हैं तो ये देना नहीं पड़ेगा क्या? इसमें आपके बजट से नहीं जा रहा, वो एक्स्ट्रा मनी जापानीज रेट के थ्रू आ रहा है, और बहुत ही कंसेशनल टर्म्स में, जो इंडिया को आज तक नहीं मिला था। भारत को फक्र होना चाहिए। जापान से जो आप 98,000 करोड़ उधार ले रहे हैं, ये वापस नहीं करना पड़ेगा क्या? वापस आप करेंगे, उससे ज्यादा अप अर्न करेंगे, उससे ज्यादा अप अर्न करेंगे। जितने कंसेशनल रेट में मिल रहा है आपको वर्ल्ड बैंक से भी कम में, तो उस पर आप ज्यादा अर्न करेंगे और आप लौटाने के पोजीशन में होंगे। एक ट्रेन की आमदनी इतनी हो जाएगी कि आप 98,000 करोड़ कर्जा वापस लौटा देंगे। बिल्कुल लौटा देंगे, आमदनी कर लेंगे आप। ब्याज भी नहीं मिल पाएगा। अपने आप पर रखिए कि अगर बुलेट ट्रेन आएगा तो बुलेट ट्रेन आपको रिटर्न भी देगा, और जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगी इकोनॉमी में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होने वाला है।
सुमित जी, एक बुलेट ट्रेन इतना रिटर्न कैसे दे सकती है कि 98,000 करोड़ का कर्जा लौटा दे? सुदेश मेरे साथ तो बताया आपको, सुदेश मेरे साथ यतीश राजावत है। पता नहीं आप कहाँ के सपने देख रहे हैं, पर जापान में 20 साल से चल रही है बुलेट ट्रेन, ठीक है, आमदनी नहीं देती। शेनसेंग सिस्टम पूरा जो है वो सरकार सब्सिडाइज करती है, प्रॉफिट में नहीं रन करता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मुंबई से और अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन चला के उसमें पैसे कमा देंगे, उधार भी वापस कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला है। ट्रेन एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेट है। आज मेट्रो ट्रेन का रस आप देखिए, लोग बोलते थे कौन लोग जाएंगे, लेकिन आप इसमें आमदनी नहीं कर सकते। इसको इस तरह से मत दिखाइए कि इससे कमाई होगी। को लेके तो जापान में 20 साल तक कमाई नहीं हुई है बुलेट ट्रेन से, उससे रेलवे का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, सुधार नहीं हो पाए हैं। अभी तो उसका बीज रोपा गया है और आप इतने नेगेटिव क्यों हो जा रहे हैं? सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, बुलेट ट्रेन दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन वो कमाई का कोई साधन नहीं है। चढ़ने में भी मजा आएगा उस पर और कमाई भी होगी। मेट्रो ट्रेन के बारे में भी यही कहा गया था। मैं आप दोनों को बीच में, तीनों को इनफैक्ट बीच में टोकूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आगे बढ़ रहे हैं, 11 बजने का वक्त हो रहा है। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। आपको बता दो, आपसे करीब 1 घंटे 10 मिनट के आसपास सुरेश प्रभु साहब अपना रेल बजट पढ़ेंगे लोकसभा में। वो सीधी तस्वीरें आप सुनेंगे, देखेंगे हिंदी में IBN 7 पर। एक ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।